नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ जहां महागठबंधन यानी अब इंडिया कहा जाएगा, उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बेंगलोर की बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि एक नारा और एक बैनर के तले ये सारे विपक्षी दल आने जा रहे हैं। वहीं एक अद्भुत प्रक्रिया एनडीए में भी हुई। काफी दिनों बाद एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बिहार से कई दलों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जहां चिराग पासवान, पशुपति पारस काफी दिनों बाद एक मंच पर दिखे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एक बार केंद्रीय मंत्री रहते हुए भाजपा को भी छोड़ चले थे और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था, एक बार फिर से मोदी जी के आसपास नजर आए। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट बहुत बड़ी चर्चा को जन्म दे रहा है। उस ट्वीट की वजह से जदयू और राजद काफी कौतूहल में है। दरअसल उन्होंने एक नई लड़ाई छेड़ दी है, इंडिया वर्सेस भारत माता की। हालांकि नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई नेता कई मंचों पर बात कह चुके हैं कि इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाना है, बड़ा बनाना है, लेकिन एकाएक उपेंद्र कुशवाहा का ये भाजपा की भाषा बोलना ये कहीं से उचित नहीं लग रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में नरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि नमस्कार। आरएलजेडी से पक्ष रखेंगे। आरएलजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, ये भारत माता या अखंड भारत, ये तो जी। भाजपा और आरएसएस का टैगलाइन है। आपको कब से इंडिया से दिक्कत होने लगी? नहीं, देखिए हम तो हिंदी प्रेमी हैं और हमारे नेता हिंदी को हमेशा प्रमोट करते आए हैं। जी। देखिए इंडिया और जो भारत है इसको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया किसने रखा था। इंडिया का जो नामांकन है अंग्रेज के द्वारा किया गया था कि उनको हिंदुस्तान या भारत बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो जी। उन्होंने उस समय इंडिया बनाया। इंडिया के पीछे भी पूरी कहानी है। जिन लोगों ने इंडिया नाम दिया है इस अलायंस का, वो मूल रूप से विदेशी हैं। उनके जी। भारत के संविधान से, भारत के विकास से, भारत की संस्कृति से, भारत के महिलाओं के, भारत के बेरोजगार लोगों के, भारत की आर्थिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है उनका। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया पर जो जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। जी। लेकिन जब इंडिया और भारत में बात आएगी चुनने की, तो निश्चित तौर पर देश की जनता और हम सब भारत को ही चुनेंगे। आज भी देश में 78% के आसपास लोग गांव में रहते हैं। बिहार में ये परसेंटेज ज्यादा है, तो वो भारत असली में वही है। उस भारत की हक की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उस भारत को विकास के रास्ते पे लाने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे नेता ने कहा है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये तो हम हर भारतीय का दायित्व है। इसमें ना बीजेपी का कोई रोल है ना आरएसएस का है। हर भारतीय को सबसे पहले तो हम भारतीय है, उसके बाद हम किसी दल या किसी विचारधारा को मानते हैं। जी। आपकी पार्टी इस कार्यक्रम में पहुंची, लेकिन बड़ा अलग तरीके का माहौल बना हुआ था कि न्योता नहीं आया है। आपने ये सारी चीजें इतनी इनकैप्सुलेटेड, छुपाई हुई क्यों रखी? आप उस बैठक में का हिस्सा भी बने, गए भी, आप दिल खोलकर एनडीए के साथ खड़े हुए। आपने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, लेकिन जहां बाकी सभी दलों ने खुलकर कहा कि उन्हें न्योता मिला है, वो जा रहे हैं, आपने अंत तक बातें क्यों छुपाई? देखिए, हमारे नेता ने पहले ही कहा है, जब हम जदयू से अलग हुए तभी हम लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की तुलना 2024 में नहीं है। उनके आसपास भी कोई नहीं है। सब भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, परिवार के लिए लड़ रहे हैं। सबको ईडी सीबीआई का सब कोई चार्ज शीटेड है, कोई लालू जी बेल लेके बैठे हुए हैं। तेजस्वी जी पे स्कैम का केस है। अब नीतीश कुमार जी बचे हुए थे, वो भी एम्बुलेंस घोटाला वगैरह वगैरह, पूल घोटाला, क्या क्या घोटाला करके बैठे हुए हैं। तो हम तो पहले से ही कर रहे हैं कि 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने इस देश में कोई नहीं है। जी। एनडीए का हिस्सा किस रूप में हमें होना था, वो हमारे यहाँ राजगीर में एक मंथन हुआ था। उसमें हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसके लिए अधिकृत कर दिया कि वो उस पर फैसला लेंगे। अब एनडीए का जो अब बात करेंगे, आमंत्रण का आमंत्रण मिल चुका था। आमंत्रण में हमें जा करके क्या बातचीत करनी थी, ये पार्टी का आंतरिक विषय था। इसीलिए मीडिया में इस पर बहस नहीं किया गया। और जब समय सही आया तो हम लोगों ने डिस्क्लोज किया कि हाँ, हमें आमंत्रण मिला है और हम एनडीए एनडीए के साथ आज खड़े हैं। और हमारी आगे की बातचीत चल रही है कि 2024-25 में क्या हमारी भूमिका होगी बिहार में। चूंकि बिहार में सबसे बड़े जनाधार के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा है आज के समय में। बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। जिस लव कुश को आधार बना करके नीतीश कुमार जी 17 साल 18 साल से शासन कर रहे हैं,
उसका एक बड़ा जनाधार नीतीश आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, और साथ में ही बिहार में आज के समय सबसे अनुभवी नेता है, एक विजन रखते हैं, इसलिए बाकी वर्ग, हर समाज के लोग हमारे साथ जुड़ के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, खबर ये आई थी कि सीटों को लेकर आपका समझौता नहीं हो पाया था, कई जगहों पर पेच फंसे हुए थे। अंततः जब चीजें क्लियर हुई तब आप जाकर कहते हैं कि अब हम एनडीए के साथ हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने पूर्व में भी आपके साथ चर्चा में कहा है कि हम 40 के 40 लोकसभा पे तैयारी कर रहे हैं, और विधानसभा में भी सब जगह हमारी तैयारी 24-25 को लेकर के नहीं है। हम अगले 20 साल का विजन लेकर के हम लोग देख रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय लोक जनता दल बना है, इसका विजन बहुत अलग है, एक बहुत दूरगामी सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हर पार्टी चाहता है कि उसकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा शासन में हो, ज्यादा से ज्यादा सीट पर वो चुनाव लड़े। इन सब मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के और वरीय सदस्य, नेतागण, सब लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब उस पर और भी आने वाले समय में बातचीत होनी है कि किस जगह पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, किस जगह पर वो लड़ेंगे, बाकी सहयोगी, ये सब लोग मिल बैठ के कर लेंगे। लेकिन वैचारिक तौर पर हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ काम करना चाहते हैं, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत पहले ही डिस्क्लोज कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ ये था कि हम कब शामिल होंगे, ये एक विषय था। खाली सीट का बंटवारा कोई बड़ा मुद्दा नरेंद्र नहीं है। जी, एनडीए के पहले से ही 17 सांसद हैं। आपके आने से, चिराग पासवान के आने से, मांझी जी के आने से, पशुपति पारस के रहने से, अब तो खबर आ रही है कुछ दिनों बाद एक और दल इसमें बढ़ जाएगा। बिहार के 40 सीटों में बंटवारे में बड़ा समस्या होने जा रहा है। आप एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं जहां फिर विवाद होना तय है, कैसे निपटाइएगा इसको? देखिए, आप पीछे जाइए, वाजपेयी जी के समय में भी एनडीए में बहुत सारे दल थे, और सिर्फ वाजपेयी जी ही अपना पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, और एक साल पहले उन्होंने खुद ही भंग कर दिया था और इलेक्शन में चले गए थे। तो भाजपा और जो हमारे सहयोगी दल हैं, ये सभी में सामंजस्य रहा है। पहले भी हम लोगों ने साथ काम किया है। उस समय समता पार्टी थी, आज समता पार्टी का बड़ा वर्ग, आदरणीय जितिन राम मांझी जी निकल चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी ने नया दल बनाया, तो समझिए समता पार्टी भी एक तरीके से आज फिर से भाजपा के साथ ही है। तो इस गठबंधन में कोई समस्या नहीं है। सब लोग मिल बैठ के, सब लोग जिसका जितना धराधार है ग्राउंड पे, जिसकी जितनी पकड़ है, 14 में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा है। तो सब ये सारी चीजें रखी जाएगी जब हम लोग आपस में बैठेंगे। तो सीट का बंटवारा मिलजुल के तय करना, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि देश की जो अर्थव्यवस्था आज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, उसको हमें कैसे, चाइना को कैसे बीट करना है, हमारे डिफेंस में हमारे सैनिकों को कैसे मजबूत करना है, जो देश विरोधी ताकत है जो अपने परिवार के लिए सत्ता को संसाधन बनाना चाहती है, उसको कैसे रोकना है, भ्रष्टाचारियों को जेल कैसे भेजना है, और जो भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए हैं वो कैसे, उनका जो भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा है वो कैसे लोगों के सामने आए, और देश में उद्योग कैसे लगे, युवाओं को रोजगार कैसे मिले। इन सब मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। सीट कोई बड़ा विषय नहीं है, वो सब सॉल्व हो जाएगा, और मुख्य रूप से वो सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 25 के बारे में, हम जो अपना पार्टी का स्टैंड है वो सब रख करके देखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से जो एनडीए है वो चलेगी, और बिहार में 40 में 40 का हम लोग का लक्ष्य है। पिछली बार भी 39 था ही एनडीए का, इस बार 40 का लक्ष्य है। जदयू के एक एमएलसी हैं, कुछ दिनों तक आप लोग के साथ भी दिखे थे। खबर ये आ रही है कि वो वापस चले गए हैं जदयू में। बीच में आ रही थी कि आपके साथ आ सकते हैं, रामेश्वर महतो नाम है उनका। उन्होंने आप पर एक बड़ा आरोप लगा दिया आपके नेता पर कि महत्वाकांक्षी हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, महत्वाकांक्षी कौन है वो तो पूरा बिहार जानता है। आदरणीय रामेश्वर महतो जी मेरे जिला से ही आते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब उनको, वो नीतीश कुमार की जो अनुसरण में उलटने पलटने का काम बड़ी तेजी से वो कर रहे हैं, जब हमने, हमारे साथ वो आना चाह रहे थे, हमारी कुछ शर्तें थी, वो शर्त शायद उनको समझ में नहीं आया होगा, और वो फिर से वापस हाथ पैर जोड़ करके ललन सिंह जी और जो उनके राज्य के अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा जी, उन सबको हाथ पैर जोड़ करके, वो जिनको गाली दे रहे थे, जो उनको गाली दे, ये जदयू में ही हो सकता है। शर्म होनी चाहिए थोड़ी सी नैतिकता होनी चाहिए आपके अंदर कि आप 4 दिन पहले आपका स्टैंड क्या था और 4 दिन बाद क्या स्टैंड रहा है। इतना जल्दी बदलने का कार्यक्रम
नीतीश कुमार के जो सनातन है, जो नीतीश कुमार का जो टीचिंग स्टाइल है उसी में हो सकता है। जहां तक हमारे नेता की बात है, हमारे नेता तो हमेशा कुर्सी छोड़ते आए। एमएलसी का टर्म बचा हुआ था, उन्होंने एमएलसी छोड़ दिया, पहले राज्यसभा छोड़ा, केंद्रीय मंत्री छोड़ा। तो छोड़ने का इतिहास, अगर उनके अंदर इतनी क्षमता है तो एमएलसी रिजाइन कर दे और तब बोले कि हाँ अब हम चुनाव लड़ेंगे। उनकी महत्वाकांक्षा सीतामढ़ी से लोकसभा लड़ने की है, शायद उसी महत्वाकांक्षा के लिए वो इधर उधर भटक रहे हैं। कल भाजपा में भी उनकी बातचीत चल रही है, लोग ये भी कह रहे हैं वो आरजेडी से भी संपर्क में है। तो वैसे ऐसे जो गिरगिट के तरीके से जो रंग बदलते हैं नेता, उनका जनता क्या हाल करती है वो आप देखिएगा 24 में भी और 25 में भी। तो सपने उनके चकनाचूर होने वाले हैं। उपेंद्र जी को महत्वाकांक्षी बोलने से पहले उनको अपने खुद के गिरबान में झांकना चाहिए कि उनकी जनता दल यूनाइटेड में क्या वजूद है। 10 दिन पहले कुशवाहा समाज का मीटिंग हुआ, नीतीश कुमार जी ने उनको बुलाने तक उचित नहीं समझा। तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है जदयू में, लेकिन आप चिपकी रहिए और उसी में कुछ आपको मिल जाए तो मिल जाए। एक सवाल, लगभग अंतिम सवाल है मेरा ये। कल जिस तरीके से नामकरण हुआ विपक्ष के कुनबे का इंडिया, उसमें एक शब्द आता है इंक्लूसिव। ये कथनी में तो है, करनी में नहीं है। कई दल उस मंच पर नहीं पहुंचे। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें, स्कोर की बात करें, फुटबॉल में फर्स्ट राउंड में कहा जाता है कि क्या स्कोर है, तो उधर अगर 24-25 दल पहुंचे हैं तो आपकी तरफ 38 दल थे। इस आधार पर तो फर्स्ट राउंड आपके पक्ष में है। लेकिन वो इंक्लूसिव शब्द मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि इंक्लूसिव तो नहीं लग रहा है। देखिए, हमारे जो एनडीए में और लोग आने वाले हैं, उनके साथ जो लोग खड़े हैं वो भी एनडीए की तरफ ही आएंगे, क्योंकि पता है सबको कि देश में किसका नाम है, विदेश में किसका नाम है। आज देश के बाहर आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने क्या कीर्तिमान हासिल किया है। आज हमारे लीडरशिप को, हमारे देश के लीडरशिप को पूरी दुनिया देख रही है। और आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया विल सुपरसीड यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना के बाद हम सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। साथ में आपने कहा इंक्लूसिव वर्ड का, तो दिस अलायंस इज इंक्लूसिव फॉर देयर फैमिली मेंबर्स, फॉर देयर डेवलपमेंट। दे हैव नथिंग टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंक्लूसिव अगर उनके लिए लोग होते, उनके लिए यहाँ के सिटीजन नागरिक होते, तो ये जो भ्रष्टाचारी 7 और 8 लाख करोड़ लोग लेकर के बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव का इंक्लूसिव का मतलब है कि अपना घर कैसे बनाओ। एक एमएलए की सैलरी, एमएलए ही रहे हैं ना वो लंबे, मतलब 2 टर्म एमएलए रहे हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का मकान कहाँ से आया है? ये इंक्लूसिव है। जो उनके साथ बाकी लोग खड़े हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी 100 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं। उधर से इतने सारे घोटालेबाज कांग्रेस में देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में क्या हुआ, देश की संपत्ति जो पूरा चैनल था उसको उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्शन 8 कंपनी में ट्रांसफर कर लिया, शेयर होल्डिंग ले ली। तो दे हैव अ इंक्लूसिव मींस इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर देयर फैमिली, मतलब अपने परिवार के विकास के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। इंक्लूसिव मतलब इंडिया के लोगों के लिए, जो हमारा सबसे निचला वर्ग है, उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे, पैसा कमाएंगे। और देश की जनता आने वाले समय में इनको पहचान चुकी है, इसीलिए 14 में भी ये मार खाए, 19 में मार खाए, और ज्यादातर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस एंड अलायंस को 0 पे आउट होना पड़ा, यानी कि बहुत बुरा हाल हुआ है। और आने वाले समय देखिएगा इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचारी को कोई पसंद नहीं करता है, जिसके पास विजन नहीं है, लीडर नहीं बन पाया। हमारे नीतीश कुमार जी को कन्वेयर नहीं बनाया, 11 सदस्यीय टीम बना दी उन्होंने। बताइए, नीतीश कुमार जी के तो सपने टूट गए, बेचारे पूरा बारात लेकर के वहां गए थे कि मैं ही नेता बनूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे लोग। लेकिन नीतीश कुमार जी, खबर तो ये भी है नरेंद्र जी कि नीतीश कुमार और लालू यादव वक्त से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वहां से निकल गए। हालांकि ललन सिंह जस्टिफाई करने की नाराज नहीं है। देखिए, आप बात समझिए, महाराष्ट्र के नेता, कर्नाटक के नेता, दे वांट डेवलपमेंट। वो उसी नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसका एक हिस्ट्री रहा हो पास्ट में। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गुजरात को संभाला, गुजरात की विकास अर्थव्यवस्था को पहुंचाया, देश के सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में से आज है, उसी तरीके से नीतीश कुमार जी ने क्या किया, सबसे नीचे पहुंचा दिया। एक समय था कि उड़ीसा हमारे से ऊपर होता था विकास में, हमारे 50% ज्यादा लोग गरीब है, हमारे यहाँ बेरोजगार, जो ग्रेजुएट बेरोजगार की संख्या है भारत में सबसे ज्यादा है, उद्योग लग नहीं रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल 42,000 करोड़ का फंड बेकार हो रहा है, शराबबंदी को जिस तरीके से उन्होंने मजाक, नीतीश कुमार का टोटल फेलियर है, इसलिए उनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। और लालू यादव जी तो खुद जमानत पे है, who will accept him as a corrupt politician? वो तो प्रूफ करप्ट है ना, उनका प्रूफ करप्शन है, राबड़ी देवी जी प्रूफ करप्शन है।
तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को बैनर लगा करके कौन चुनाव लड़ना चाहेगा 2024 में? इसीलिए उनको कन्वेयर की पोजीशन नहीं दी गई और वो वहां से भाग के निकल आए। 11 सदस्यीय टीम में हो सकता है एक सदस्य बन जाए, लेकिन चेयरमैन वो नहीं बनने वाले। चेयरमैन कांग्रेस का होगा, ये मैंने कल भी कई सारे इंटरव्यू में कहा है, आज भी कह रहा हूं कि चेयरमैन ऑफ दिस इंडिया अलायंस विल बी फ्रॉम कांग्रेस। कभी भी नीतीश कुमार जी को नहीं बनाया जाएगा। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री कभी भी उम्मीदवार नहीं बन सकते। ये आज के समय में जितने भी राजनीतिक दल है वो अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि ये आदमी पूरी तरह किसी के भरोसे के लायक नहीं है। जो भी भीड़ जुटा है वो लालू जी के वजह से भीड़ जुटा है। लालू जी पहले भी सोनिया जी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। घनिष्ठता भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचारियों का कनेक्शन है कि कैसे अपने परिवार की संपत्ति को ईडी सीबीआई से अटैचमेंट होने से बचाया जाए। जी नरेंद्र भाई, अंतिम सवाल है मेरा। जी। जो लोग आपको जानते हैं वो एक राजनीतिज्ञ के अलावा ये भी जानते हैं कि आप एक समाज सेवी भी हैं। गौ सेवक के तौर पर आपका नाम जाना लिया जाता है। सीतामढ़ी से लेकर दिल्ली तक आप गौ सेवा के लिए जाने जाते हैं। आपका जो इंस्टीट्यूशन है हिंद राइज, वो लगातार इसके लिए काम करता रहता है। हाल में दिल्ली के जल स्तर जो बढ़े थे जमुना के, उसकी वजह से बहुत समस्या में आ गए थे आप। पूरा मामला क्या है जरा बता दीजिए। देखिए, अभी हमारी गौशाला सेक्टर 135 में थी, 45 साल बाद बाढ़ आया और इतना भयानक बाढ़ था कि फिर भी हम लोग 95% अपने गौवंश को बचाने में कामयाब रहे और कुछ कैजुअलिटी हुई है और हम लोग उस पर निरंतर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस पूरे कार्यक्रम में ये लगा कि देश में गायों को लेकर के, खास करके देसी गायों को लेकर के बहुत बड़े एक अभियान की जरूरत है। और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस पर हमें काम करना पड़ेगा। गाय सिर्फ वोट का विषय नहीं हो सकता, गाय सिर्फ हिंदुत्व का विषय नहीं है। गाय हमारी माँ है। जो सम्मान हम माँ को देते हैं वही सम्मान हमें गाय को देना पड़ेगा। और हमने देखा इस बार कि जब हमारी गौशाला में बाढ़ घुस गया था, हमारी ही नहीं बहुत सारी गौशाला 135 में है, सरकारी गौशाला है, बड़ी संख्या में गाय को मतलब कई कैजुअलिटी हो गई, जिसमें प्रशासनिक विफलता थी पूरी तरीके से। ये मामला योगी जी को भी ऑलरेडी संज्ञान में दिया गया है, उसकी भी जांच चल रही है। समस्या इस देश में ये है कि गाय को सिर्फ एक दूध का विषय ना बनाया जाए। यही मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि गाय आपकी माँ है। सनातन धर्म में गाय के बिना कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी पूजा करते हैं तो आपको गोबर, गौमूत्र, जो पंचगव्य है, उसके बिना पूरा ही नहीं होता है। तो हम सबको जागने की जरूरत है, इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, सपोर्ट किया उन लोगों ने गाय को रेस्क्यू करने में, और हम लोग सफलतापूर्वक अच्छा खासा रेस्क्यू कर चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।